Hello students, welcome to GATE Academy. Today we are going to discuss about the Gauss's law and its application. So what is the statement of Gauss's law? So statement of Gauss's law is, it states that the total electric flux passing through any closed surface is equal to charge enclosed by that closed surface divided by epsilon naught. ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस. ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स या सिंपली अगर फ्लक्स को आप डिफाइन करते हो किसी पर्टिकुलर सरफेस से तो इसको आप क्या बोलते हो? इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस ई डॉट डी एस. ठीक है, ये आप बोलते हो. जो फ्लक्स होता है टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस ई डॉट डी एस होता है. बट अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ द सरफेस शुड बी क्लोज्ड. ठीक है, इट शुड बी ए क्लोज सरफेस. सो द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस. सो एनी क्लोज सरफेस को डिनोट करने के लिए हम लोग यहाँ पे सर्कल डिनोट करते हैं. ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू the charge enclosed by that closed surface, that is charge enclosed divided by epsilon naught. ये आपका गॉस लॉ का स्टेटमेंट है. ठीक है, इसको हम और एक तरीके से डिनोट कर सकते हैं. दैट इज अगर मैं इस एप्सिलॉन नॉट को यहां पे मल्टीप्लाई करता हूं. ठीक है, अगर मैं इस एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई कर दूं एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी एस अगर मैं करता हूं तो दैट विल बिकम चार्ज एनक्लोज्ड. ठीक है, एंड दिस एप्सिलॉन नॉट ई इज बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी. एप्सिलॉन नॉट ई क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी होता है. सो डी डॉट डी एस इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड ओवर द क्लोज सरफेस. ठीक है, तो ये भी आपको बहुत सारे बुक्स में आपको देखने को मिलता है, ये स्टेटमेंट देखने को मिलता है और कहीं पे आपको इस तरीके से भी स्टेटमेंट देखने को मिलेगा. दोनों सेम चीज है. अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आपको कैलकुलेट करने के लिए सिंपली चार्ज एनक्लोज कैलकुलेट करना है. डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. कई बार आप अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वहां पे कन्वीनियंटली देख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि मैं इस तरीके से आपको एक क्लोज सरफेस देता हूं. ठीक है, ये आपका क्लोज सरफेस है. ठीक है, इसमें से मान लो कि कुछ चार्जेस इसमें प्लेस्ड हैं लाइक Q1, Q2 एंड Q3 और यहाँ पे एक चार्ज है Q4. अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल फ्लक्स कितना होगा. ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो इसकी वजह से फील्ड लाइंस जनरेट होंगी और फील्ड लाइन जनरेट होगी तो डेफिनेटली अगर कोई सरफेस होगा तो उसमें से फ्लक्स भी जनरेट होगा. तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? तो अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज बाय दैट क्लोज सरफेस. तो ये जो क्लोज सरफेस है ये जितना चार्ज एनक्लोज करेगा उतना ही फ्लक्स जनरेट होगा. तो इसके अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. ठीक है, तो कहीं पे आपको Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 भी मिल सकता है और कहीं पे आपको Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट भी मिल सकता है. तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बोथ आर करेक्ट वन. ठीक है, आपके पास अगर यूनिट दिया हुआ है तो यूनिट के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है बट अकॉर्डिंग टू द एग्जैक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट डिवाइड होता है और उसके बाद वो वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये फ्लक्स डेंसिटी डी बनता है. ठीक है, तो नाउ कमिंग बैक टू द ओरिजिनल स्टेटमेंट दैट इज द इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस डी डॉट डी एस इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड. ठीक है, तो यहां पे ये जो सरफेस होता है दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस. ठीक है, दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस. तो अगर मान लो इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ये एक वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, यहां पे मैंने डिफरेंट सरफेस सेलेक्ट कर लिया यहां पे इस तरीके से. ठीक है, मान लो कि यहां से आपका ये जो D डॉट डी एस है इसका मतलब जो चार्जेस हैं उसकी वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी जनरेट हो रही है तो जिस डायरेक्शन में फील्ड इंटेंसिटी होगा उसी डायरेक्शन में फ्लक्स डेंसिटी भी होगा. बिकॉज D और E क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. तो जिस डायरेक्शन में D होगा उसी डायरेक्शन में E होगा. तो ये डिफरेंशियल सरफेस है DS. तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? D डॉट
ds, क्योंकि इतने पोर्शन में से कितना फ्लक्स डेंसिटी पास हो रहा है, ठीक है। और इस पूरे का वॉल्यूम मान लो v है, क्लियर। तो अगर आपका पूरे वॉल्यूम में जिस सरफेस को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जितने जो सरफेस को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या होता है, ये क्लोज सरफेस। तो ये जो क्लोज सरफेस है दैट शुड बी that should contain some volume also, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप बोलोगे कि अगर ये पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, ठीक है, तो सपोज करो इफ चार्ज Q is distributed over the volume, which contain the closed surface, ठीक है। if the charge Q is distributed over the volume V which contains the closed surface ds, ठीक है। ये एक वॉल्यूम है और इस वॉल्यूम में ds है, ये सारे ds हैं, ठीक, ये पूरे ds के डायरेक्शन है और ds होगा, ठीक है। सो दिस वॉल्यूम कंटेन्स द डिफरेंशियल सरफेस। सो in this case we can write the total charge will be simply the charge will be integration over the volume rho v dv, बिकॉज अगर आपके पास वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप उसको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से डिनोट कर सकते हो। तो अगर आपके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो आप उसको ओवर द वॉल्यूम इंटीग्रेट करके टोटल चार्ज निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहां से भी हमको टोटल चार्ज मिल रहा है और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी हमको टोटल चार्ज मिलता है कि इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस डॉट ds, मतलब अगर इस ds को मैं लेता हूं, इसमें से d ले रहा हूं और इसको पूरे सरफेस के अलोंग अगर मैं इंटीग्रेट कर देता हूं, इस क्लोज सरफेस, ये जो पूरा क्लोज सरफेस है इसके अबाउट अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल चार्ज एनक्लोज मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, ठीक है। तो ये जो आपका सरफेस है इसमें से मैंने एक डिफरेंशियल सरफेस सेलेक्ट किया और उसको d डॉट ds किया, उसके बाद पूरे सरफेस के अबाउट में उसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया, टोटल चार्ज एनक्लोज। एंड अगर ये पूरा जो चार्ज है इस वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मैं उसको डिनोट कर सकता हूं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से। अगर आपके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो आप टोटल चार्ज बता सकते हो। टोटल चार्ज इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम रो वी dv होगा। तो इन दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टोटल चार्ज ही निकल रहा है जो इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो वी कैन राइट इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस d dot ds that will be equal to integration over the volume rho v dv, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So Maxwell's first equation in integral form, ठीक है। तो ये आपका मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन होता है जो कि डिराइव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक गॉस लॉ के लिए, मतलब गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है वहां से आपका मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन डिराइव होता है एंड दैट इज इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस। याद रखिएगा कि यहां पे क्लोज सरफेस होता है ना, और d डॉट ds इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम रो v dv, क्लियर। नाउ वी ऑल्सो नो दैट द डाइवर्जेंस थ्योरम, according to the divergence theorem it gives the relationship between the closed surface and the volume, ठीक है। तो according to the divergence theorem integration over the closed surface of any vector, so मान लो कि वो वेक्टर a है, तो मान लो कि वो वेक्टर a है तो a dot ds is equal to the volume integration of divergence of that vector, ये होता है आपका डाइवर्जेंस थ्योरम। सो अगर आपके पास क्लोज सरफेस दिख रहा है तो वहां पे आप डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पे अगर मैं डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करता हूं मैक्सवेल के इस इक्वेशंस पे तो ये क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस d डॉट ds है, तो यहां पे वेक्टर हमारा क्या है, d है, तो इसके अकॉर्डिंग ये वेक्टर a था, तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर a ओवर द वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये कितना होगा, इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम
डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर डी डीवी इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो वी डीवी। ठीक है, तो बोथ साइड वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, तो वी कैन कंपेयर इट एंड वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू रो वी। ठीक है, so this is also a Maxwell's first equation in differential form. ठीक है, this is also a Maxwell's first equation in differential form. डिफरेंशियल फॉर्म इसलिए क्योंकि जब डाइवर्जेंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग एक्चुअली डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको डिफरेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं और पॉइंट फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गॉस लॉ का एप्लीकेशन, दैट इज ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसका रिजल्ट हमको ऑलरेडी पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि आपके पास ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर एंड इन द डायरेक्शन ऑफ R। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमको अचीव करना है यूजिंग गॉस लॉ। ठीक, अब गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ, इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस E डॉट ds इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपका गॉस लॉ का स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब है कि आपको एक क्लोज सरफेस चाहिए जिसको हम लोगों ने क्या बोला है, गॉसियन सरफेस। ये सरफेस क्या होता है, गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो हमारे पास सिचुएशन है कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q। ठीक है, इसकी वजह से हमको एट एनी डिस्टेंस R, यानी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है पॉइंट P पे। ठीक है, और एक पॉइंट चार्ज प्लेस है प्लस Q। ठीक है, अब गॉसियन सरफेस हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, तो गॉसियन सरफेस आपको डिसाइड करने के लिए दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो कि जब हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है, गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, सेम होती है सरफेस पे ना। ठीक है, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होना चाहिए। और दूसरा, जो भी हम लोग डिफरेंशियल सरफेस सेलेक्ट करते हैं वो हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होता है एंड मूविंग अवे फ्रॉम द सरफेस होता है, जो कि सरफेस के प्रॉपर्टी ही होता है। जब भी हम लोग डिफरेंशियल सरफेस सेलेक्ट किए हैं तो उसका डायरेक्शन हम लोग यही सेलेक्ट करते आए हैं। ठीक है, तो डिफरेंशियल सरफेस का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होगा, अवे फ्रॉम द सरफेस होगा, और जब सरफेस सेलेक्ट करेंगे तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए, और जो भी सरफेस हम लोग बनाएंगे वो एक क्लोज सरफेस होना चाहिए। ठीक है, तो इस पॉइंट चार्ज को आप किस तरीके से एनक्लोज कर सकते हो, तो अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है तो इसको आप एनक्लोज किस तरीके से कर सकते हो, तो एक सिंपल से पॉइंट को अगर आप एनक्लोज करोगे तो आप एक सर्कल से एनक्लोज कर सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि अगर आप सर्कल से एनक्लोज करते हो तो ये ऊपर वाला पोर्शन ओपन रहेगा और बॉटम भी ओपन रहेगा। अब आप बोलोगे क्यूब से अगर मैं सरफेस से को क्लोज कर सकता हूं क्या, तो यस, आप एनक्लोज कर सकते हो एक क्यूब से, क्योंकि अगर आप इस तरीके से क्यूब बनाते हो, ठीक है, और इसके सेंटर पे अगर आप पॉइंट चार्ज रखते हो तो वो डेफिनेटली एनक्लोज हो जाएगा। ठीक है, बट क्या ये गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस पे आपका जो डिस्टेंस है वो हर पॉइंट पे अलग अलग है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो डिस्टेंस है वो वेरी करेगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, हर पॉइंट पे सेम नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए आप इस पॉइंट चार्ज को क्यूब से एनक्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो आपका साइड है वो आपका वेरी कर सकता है, और जैसे जैसे वो वेरी करेगा क्या होगा, सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफरेंट हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग एक क्यूबिकल सरफेस या क्यूबॉइड सरफेस नहीं ले सकते जो उस चार्ज को कंप्लीटली एनक्लोज करे। सो कौन सा ऐसा सरफेस हो सकता है जो, या कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है जिससे आप उस पॉइंट चार्ज को कंप्लीटली एनक्लोज कर सकते हो, तो दैट विल बी आवर यस स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो आपको एक स्फेरिकल सरफेस लेना पड़ेगा, ठीक है, जो इस पॉइंट चार्ज को कंप्लीटली एनक्लोज करेगा। ठीक है, तो ये जो स्फेरिकल सरफेस होगा दैट विल बी आवर गॉसियन सरफेस।
ठीक है। अब इस देखो इसमें क्या हो रहा है कि हर पॉइंट पे, अगर इस सरफेस के इस पॉइंट की बात करूं तो यहां पे भी डिस्टेंस क्या है, r है, क्योंकि इस रेडियस r लेके मैंने स्फीयर बनाया है, तो इस पे जो डिस्टेंस है वो भी r है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखेंगे तो ये भी आपके पास r है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि आपका जो डिस्टेंस है r वो सेम है, और क्योंकि r सेम है, अगर r सेम रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हर पॉइंट पे सेम रहेगा, क्योंकि चार्ज जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो गॉसियन सरफेस है, और क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे फील्ड के डायरेक्शंस क्या होंगे, तो ये आउटवर्ड होंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरीके से आउटवर्ड होंगी। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होंगी। अब आपका एम क्या है, अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो पता है, ठीक है, वो कैलकुलेट करना है उसका एक्सप्रेशन, लेकिन डायरेक्शंस तो आपको समझ में आ गया। अब ds क्या होना चाहिए, तो ds ये एक स्फेरिकल सरफेस है, तो स्फेरिकल सरफेस पे मैं जहां पे भी ds सेलेक्ट करता हूं, जैसे मान लो मैं यहां पे ds सेलेक्ट किया, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहां पे अगर मैं डिफरेंशियल सरफेस सेलेक्ट करता हूं तो इसमें ds का डायरेक्शन भी क्या होगा, यही होगा। ठीक है, या फिर अगर आप मान लो बोलते हो कि यहां पे अगर मैं सेलेक्ट करता हूं डिफरेंशियल सरफेस तो ये आउटवर्ड है, तो मान लो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है और डिफरेंशियल सरफेस भी इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पे ले रहे हो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो यहां पे ds का डायरेक्शन भी यही होगा। तो इसका मतलब ये है कि हर पॉइंट पे स्फेरिकल के हर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जा रहा है, और कहीं पे भी आप सरफेस सेलेक्ट करोगे तो क्योंकि डिफरेंशियल सरफेस जो सेलेक्ट करेंगे वो एक क्लोज ऑब्जेक्ट में करेंगे, तो जहां पे भी आप डिफरेंशियल सरफेस सेलेक्ट करोगे उससे आउटवर्ड डायरेक्शन पे क्या होगा, सरफेस का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं सेलेक्ट करता हूं तो यहां पे भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस पे ds का डायरेक्शन भी यही होगा, आउटवर्ड अवे फ्रॉम द सरफेस। यही चीज हम लोग देखे थे अभी कि जब सर्कुलर होता है तो किस तरीके से डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसका सरफेस जो है वो चेंज होता जाता है। ठीक है, आप एक बॉल को एज्यूम करो, एक बॉल के सेंटर पे आप पॉइंट चार्ज रखो, पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस पूरी आउटवर्ड हो रही है, तो उस बॉल से आउटवर्ड डायरेक्शन में फील्ड लाइंस जा रही है। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टॉप से जा रही है तो ds जो होगा वो टॉप में अगर सेलेक्ट करोगे तो उसका डायरेक्शन भी टॉप पे होगा। अगर आप इस तरीके से डायगनली ले रहे हो तो डायगनली लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इस तरीके से डायगनली पास हो रही है, और वहां पे आप डिफरेंशियल सरफेस सेलेक्ट कर रहे हो तो वो भी क्या होगा, डायगनली पास होगा, जो कि ये एग्जांपल है। इस तरीके से आउटवर्ड आ रहा है तो डिफरेंशियल सरफेस भी आउटवर्ड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि E और ds जो है वो हर जगह पे सेम होगा। अब इस पर्टिकुलर गॉस लॉ को अप्लाई करते हैं, तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन E डॉट ds मतलब E ds cos थीटा इक्वल टू चार्ज एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब थीटा कितना है, तो E और ds क्योंकि सेम डायरेक्शन पे है तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस E ds cos 0 मतलब 1। दिस इज चार्ज एनक्लोज बाय दैट क्लोज सरफेस। तो ये टोटल क्लोज सरफेस कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है, तो दैट इज ओनली कंटेनिंग 1 point charge, so it contains or it is enclosing a point charge q divided by एप्सिलॉन नॉट। E का मैग्नीट्यूड तो ये आपका इंडिपेंडेंट है, तो ये बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस ds इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस, तो इस स्फेरिकल का सरफेस एरिया कितना होगा, तो इस स्फेयर का सरफेस एरिया कितना है 4 पाई और इसके रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हम कितने डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं, r डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं। तो याद रखिएगा कि यहां पे जब इसको डिफरेंशियल सरफेस हम लोग लेंगे तो आपको सरफेस का रेडियस लेना है। जो भी आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे उसका रेडियस, तो ये जो गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ किया है उसका रेडियस जो है वो r है, या डिस्टेंस जो है वो r है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो ये q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आ गया, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसको मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखता हूं तो ये वेक्टर के फॉर्म में, अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव है और मूविंग आउटवर्ड है, आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो रेडियली आउटवर्ड है। तो वी कैन से
ई कितना हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ए आर कैप, ठीक है, रेडियल डायरेक्शन में। क्लियर? तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज एज एक्सपेक्टेड। ठीक, नाउ नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज। इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज, तो वी नो दैट द इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज के लिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है दैट इज रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रो एरो कैप। ठीक है, तो ये रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो लाइन चार्ज है आपके पास इनफाइनाइट लॉन्ग, ठीक है, इस लाइन चार्ज की वजह से हमको इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है विच इज एट डिस्टेंस r। ठीक है, तो अगर आपके पास ये एक लाइन चार्ज है, सपोज ये एक पेन जो है वो लाइन चार्ज है, मार्कर जो है, अब इसको आपको एनक्लोज करना है, तो ये जो पेन है या जो लाइन है इसका जो शेप है इस तरीके, एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये सिलेंड्रिकल है। ठीक है, अब इसको अगर एनक्लोज करना है तो इससे बड़े रेडियस का क्या चाहिए, सिलेंड्रिकल सरफेस चाहिए। तो इसको अगर एनक्लोज करना है और कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे हमको निकालना है, तो आपको r डिस्टेंस पे क्या लेना पड़ेगा, एक सिलेंड्रिकल सरफेस लेना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका जो लेंथ है फॉर टाइम बीइंग L है, L पोर्शन को मैं कंप्लीटली एनक्लोज कर रहा हूं। ठीक है, वैसे तो ये इनफाइनाइट लॉन्ग है और इट इज प्लेस्ड अलोंग Z एक्सिस। ठीक है, अब ये आपका गॉसियन सरफेस है। So according to the Gauss law, integration over the closed surface E dot ds should be equal to charge enclosed divided by epsilon naught। ठीक है, नाउ ये जो क्लोज सरफेस है इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर सिलेंड्रिकल सरफेस है तो आपको पता है कि क्या क्या सरफेस होंगे, एक टॉप सरफेस होगा, प्लस एक क्या हो जाएगा, बॉटम सरफेस होगा, ठीक है, प्लस एक क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्लोज सरफेस को डिवाइड कर सकते हो, E डॉट डी एस एंड दैट इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नाउ अब टॉप सरफेस की बात करते हैं, तो पहला हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं टॉप सरफेस के लिए। अब देखो ये जो चार्ज है, जो पॉजिटिव लाइन चार्ज हम लोग लिए, तो पॉजिटिव लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड होगा। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड होगा। ठीक है, तो आउटवर्ड किस तरीके से होगा, देखो ये मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है, ये आउटवर्ड फ्लो हो रहा है इस तरीके से, ये आउटवर्ड फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये आपके पास सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसमें आपके सेंटर पे एक लाइन है, तो सेंटर पे एक लाइन है इस तरीके से, तो ये आपका एक लाइन चार्ज है जो कि पॉजिटिव है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी वो आउटवर्ड फ्लो हो रही है इस तरीके से, ये आउटवर्ड फ्लो हो रहा है, ये यहाँ पे आउटवर्ड फ्लो हो रहा है, ये इस तरीके से आउटवर्ड फ्लो हो रहा है, आउटवर्ड फ्लो। ठीक है, तो इस तरीके से आउटवर्ड फ्लो हो रहा है, तो इसका जो टॉप व्यू है आपको इस तरीके से दिखेगा, ये जो टॉप व्यू है। ठीक है, अब इस सरफेस में ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन था। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड फ्लो हो रही है। अब ये टॉप सरफेस है, तो टॉप सरफेस में डिफरेंशियल सरफेस जब आप सेलेक्ट करोगे तो ये टॉप सरफेस में कौन से डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा इस तरीके से। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जो ब्लैक वाली पेन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और ये जो ब्लू लाइन है वो आपका डिफरेंशियल सरफेस है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो मान लो कि आप बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है, तो भी यहाँ पे डिफरेंशियल सरफेस तो टॉप है, तो अभी भी इनके बीच एंगल कितना बन रहा है, देखो 90 डिग्री।
क्लियर है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मान लो इस डायरेक्शन में आप लेते हो, ठीक है, इनसाइड द बोर्ड, तब भी आपका डिफरेंशियल सरफेस कौन सा डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। अभी भी इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब है कि यहां पे अगर मैं डिफरेंशियल सरफेस सेलेक्ट करता हूं, यहां कहीं पे भी डिफरेंशियल सरफेस अगर मैं सेलेक्ट करता हूं, तो इसका डायरेक्शन होगा ds इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा? ये, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो जब भी 90 डिग्री होगा तो E डॉट ds यानी E ds cos 90 हो जाएगा और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 फॉर टॉप सरफेस। फॉर टॉप सरफेस E डॉट ds that will be E ds cos 0, ठीक है, सॉरी cos 90, so that will be equal to 0, ठीक है। ये सिर्फ टॉप सरफेस है इसलिए यहां पे क्लोज नहीं आएगा, ठीक है, यहां पे क्लोज नहीं आएगा क्योंकि क्लोज सरफेस को ही हम लोगों ने 3 डिफरेंट सेगमेंट में या 3 डिफरेंट सरफेस में डिवाइड किया। तो टॉप सरफेस में कितना आ गया? 0 आ गया। अब बॉटम सरफेस की बात करेंगे तो बॉटम सरफेस में भी तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे भी है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो अभी भी इस डायरेक्शन में आउटवर्ड फ्लो हो रहा है। सो बॉटम सरफेस में भी क्या होगा? बॉटम सरफेस में भी अगर आप फील्ड के डायरेक्शन देखोगे तो ये फील्ड का डायरेक्शन है। अब इस केस में आपका डिफरेंशियल सरफेस क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड आ जाएगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, अब इस केस में आपका डिफरेंशियल सरफेस डाउनवर्ड आ जाएगा। तो इस केस में भी इसके बीच एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये देखो, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और ये आपका डायरेक्शन ऑफ सरफेस है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां बॉटम सरफेस के लिए भी आपका डिफरेंशियल सरफेस अगर मैं यहां पे सेलेक्ट करता हूं तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो रेडियल डायरेक्शन में होगी। इस तरीके से ये इस तरीके का सिचुएशन है, ठीक है, ये इस तरीके का सिचुएशन है। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल जब 90 डिग्री होगा तो ये जो बॉटम सरफेस है E डॉट ds, ये भी आपका इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस E ds cos 90 से 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो टॉप सरफेस था और जो बॉटम सरफेस था इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 हो रहा है। तो अब हमारे पास क्या बचा? सिर्फ कर्व सरफेस, ठीक है। तो अब कर्व सरफेस में क्या होगा? E डॉट ds। तो कर्व सरफेस में क्या होता है? तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से फील्ड लाइन इस तरफ जा रही है, ठीक है, इसकी वजह से फील्ड लाइन इस तरफ जा रही है, यहां पे फील्ड लाइन इस तरफ जा रही है। तो अगर मैं डिफरेंशियल सरफेस यहां पे सेलेक्ट करता हूं, ठीक है, तो ds का डायरेक्शन भी क्या होगा? इसी डायरेक्शन में होगा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये आपका ds का डायरेक्शन है, ठीक है, टोटल लेंथ l था। तो ये E का डायरेक्शन और ds का डायरेक्शन अगेन सेम वही आपका, ये आपके पास कर्व पोर्शन है और इसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। और अगर मैं सरफेस यहां पे सेलेक्ट करूंगा तो ये भी अपवर्ड आएगा, ठीक है। अगर आपका डिफरेंशियल सरफेस इस तरफ है यहां पे, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन ये होगा और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अंदर में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ होंगी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों तरफ जनरेट हो रही है और डिफरेंशियल सरफेस इस तरफ आ रहा है। ये वाला पोर्शन सेलेक्ट कर रहा हूं तो डिफरेंशियल सरफेस इस तरफ आ रहा है। तो इस तरीके से जो डिफरेंशियल सरफेस है हर तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे ही आएगा, ठीक है। तो इस केस में इंटीग्रेशन E ds cos 0 हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा? इंटीग्रेशन E ds और दिस इज E ds और इस सरफेस का डायरेक्शन एरिया कितना हो जाएगा? तो E इक्वल टू 2 पाई इंटू r और लेंथ कितना है? L, ठीक है। तो 2 पाई RL, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आ गया? E इंटू 2 पाई RL फॉर लेफ्ट हैंड साइड E डॉट ds। और राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास? देखो इस इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है उसमें ये टॉप सरफेस की वैल्यू 0 हो गई, बॉटम में भी 0 हो गया। अब कर्व सरफेस की वजह से मुझे क्या मिल रहा है? E इंटू 2 पाई R लेंथ L, ठीक है। अब ये टोटल चार्ज कितना एनक्लोज कर रहा है? तो ये गॉसियन सरफेस कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है? तो इतने पोर्शन में कितना चार्ज आएगा? तो ये लाइन चार्ज है। तो लाइन चार्ज के लिए हम लोग इसको डिफाइन करते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी से, ठीक है, लाइन चार्ज डेंसिटी। और लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होता है? ρl इंटू dl
अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है तो इंटीग्रेशन रो एल इंटू डी एल होता है। मतलब आपको अगर आप टोटल चार्ज निकालना है तो टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ओवर द लेंथ। ठीक है, तो इसका लेंथ कितना है, तो ये टोटल लेंथ कितना लिए हैं हम लोग, एल। तो टोटल चार्ज कितना एनक्लोज कर रहा होगा, ये जो गॉसियन सरफेस है ये कितना चार्ज एनक्लोज करेगा, तो ये लाइन चार्ज डेंसिटी में जितना लेंथ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो दैट इज रो एल इंटू एल। तो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इज Q इक्वल टू रो एल इंटू एल। ठीक है, तो ये और डिवाइडेड बाय, ठीक है, टोटल चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये टोटल चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये L और ये L कैंसिल हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ गया, रो एल अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही हम लोग रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे। उस केस में क्या हो रहा था कि हम लोगों ने बोला था कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग ड्रॉप करते हैं फ्रॉम लाइन चार्ज टू पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट चार्ज टू फ्रॉम लाइन चार्ज टू पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, तो वही कितना है, आर से मैंने डिनोट किया है, वहां पे हम लोग रो से डिनोट किए थे। तो बाकी और सारा रिजल्ट सेम है, रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रो। तो रो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन चार्ज टू पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो आर है दैट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन चार्ज टू पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस पॉइंट पे निकालना है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, अगर इस पॉइंट पे निकालना होता तो ये डिस्टेंस और ये सारा डिस्टेंस क्या है, आर ही है। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। और आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, ओनली इन रेडियल डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में आर है। तो इसीलिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखोगे तो ये आ जाएगा रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए आर कैप। तो आर के डायरेक्शन में, और आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वैसे जैसे हम लोग वहां पे रो से डिनोट किए थे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम आएगा। तो ये हम लोग का गॉस लॉ का एप्लीकेशन है कि किस तरीके से हम लोग गॉस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं किसी भी क्लोज सरफेस को सेलेक्ट करके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को मैच करते हुए। अगर हम लोग इस तरीके से इस लॉ को अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जो है वो काफी सिंपल हो जाता है।